Japan जापान ने ताइवान की रक्षा करने की कसम खाई है। जैसे ही चीन ने आक्रमण करने की धमकी दी, एक नई मिसाइल रक्षा प्रणाली महत्वपूर्ण है। चाइना अनसेंसर्ड में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूँ। ताइवान पर आक्रमण करने की चीन की धमकियों से जापान बहुत चिंतित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर ताइवान गिरता है तो जापानी द्वीप बदले हो सकते हैं। इसलिए जापान के उप प्रधानमंत्री ने हाल ही में कहा था कि अगर चीन आक्रमण करता है तो जापान को ताइवान की रक्षा करनी चाहिए। एक अन्य शीर्ष जापानी रक्षा अधिकारी ने हाल ही में कहा था कि दुनिया को ताइवान की रक्षा करने की आवश्यकता है और जापान के रक्षा श्वेत पत्र में पहली बार ताइवान की स्थिरता का उल्लेख किया गया है। और ये पता चला है जापान वर्षों से चीनी आक्रमण की तैयारी कर रहा है। 2017 में जापान ने अपने दक्षिणी द्वीपों पर मिसाइल रक्षा प्रणाली का निर्माण शुरू किया। यह जापान और ताइवान दोनों की रक्षा के लिए एक रणनीतिक क्षेत्र है। ryukyu द्वीप, जिसमें ओकिनावा, मियाकोजिम और इशिगाकी शामिल है, मियाको जलडमरू के किनारे है। यह एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है जिसका उपयोग चीनी सेना संभावित रूप से प्रशांत क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए कर सकती है। वे जापानी प्रशासित द्वीपों सेनकाकू द्वीप समूह के पास भी है, जिन पर चीन भी दावा करता है। लेकिन सबसे दक्षिणी द्वीप योनागुनी ताइवान से सिर्फ 70 मील की दूरी पर है। आप वास्तव में इससे ताइवान को देख सकते हैं। यदि चीनी सेना कई मोर्चों पर ताइवान को घेरने की कोशिश करती है तो इन द्वीपों पर मिसाइल ठिकाने ताइवान की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। वे अमेरिकी सेना के लिए एक मंच प्रदान कर सकते हैं। इसलिए जापान के पास इन द्वीपों के लिए बड़ी योजनाएं हैं। ब्रेक के बाद अधिक वापसी पर स्वागत है। जापान वर्षों से अपने सबसे दक्षिणी द्वीपों पर मिसाइल ठिकाने लगा रहा है, लेकिन चीजें तेज होने लगी हैं। अगस्त में जापान के रक्षा मंत्री ने कहा, टोक्यो ने मार्च 2023 के अंत तक मध्यम दूरी की जमीन से हवा में निर्देशित गोला बारूद इकाइयों, जमीन से जहाज निर्देशित गोला बारूद इकाइयों और 500 से 600 सैनिकों को इशिगाकी पर तैनात करने की योजना बनाई है। जापानी सेना भी योनागुनी द्वीप पर एक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध इकाई लगाने की योजना बना रही है। यही वह द्वीप है जहां से आप ताइवान को देख सकते हैं। जापान का रक्षा मंत्रालय भी रिकॉर्ड बजट की मांग कर रहा है, $5 अरब। इन दक्षिणी द्वीपों को स्टील जेट और लंबी दूरी की मिसाइलें प्राप्त करने की आवश्यकता है। ये रक्षा बजट में लगातार 10वीं वार्षिक वृद्धि, वित्त वर्ष 2014 के बाद से सबसे बड़ी प्रतिशत वृद्धि का प्रतीक है। लेकिन संदर्भ के लिए $5 अरब अभी भी चीन द्वारा अपनी सेना पर खर्च किए जाने वाले $200 अरब से बहुत कम है। फिर भी जापान, जिसे गेम चेंजर कहता है, उसके माध्यम से जापान बढ़त हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इनमें संभावित रूप से विद्युत चुंबकीय हथियार शामिल हैं, जो ड्रोन और अन्य हवाई खतरों के साथ साथ उपग्रहों और रडार सिस्टम को लक्षित कर सकते हैं। जापान द्वारा ताइवान की रक्षा करने का विचार चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को डराता है। आखिरकार चीनी सेना युद्ध में लगभग पूरी तरह से अप्रशिक्षित है। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी अपनी पसंदीदा रणनीति का उपयोग कर रही है। वह जापान को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि चीन के साथ लड़ाई इतनी खूनी होगी। पहली जगह में लड़ाई होने का कोई मतलब नहीं है। हाल ही में यह वीडियो चीन में आलोचना कर रहा था, जापान को परमाणु विनाश की धमकी दे रहा था। जब हम ताइवान को मुक्त करते हैं, यदि जापान बल द्वारा हस्तक्षेप करने की हिम्मत करता है, भले ही वह केवल एक सैनिक, एक विमान और एक जहाज को तैनात करता है, तो हम न केवल पारस्परिक गोलाबारी करेंगे, बल्कि जापान के खिलाफ पूर्ण पैमाने पर युद्ध भी शुरू करेंगे। हम पहले परमाणु बमों का प्रयोग करेंगे। जब तक जापान दूसरी बार बिना शर्त आत्मसमर्पण की घोषणा नहीं करता, हम लगातार परमाणु बमों का इस्तेमाल करेंगे। मेरे पसंदीदा चीनी राज्य संचालित मीडिया ग्लोबल टाइम्स के प्रधान संपादक हु जिजिन ने कहा कि चीन ताइवान संघर्ष में जापानी सेना को नष्ट करेगा। वह किस पर आधारित है? अब मेरे लिए चाइना अनसेंसर्ड 50 सेंट आर्मी के एक सदस्य के एक प्रश्न का उत्तर देने का समय आ गया है। जो दर्शक क्राउड फंडिंग वेबसाइटों, पैट्रियन और स्थानीय लोगों के शो में योगदान देकर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को बेनकाब करने की हमारी लड़ाई में शामिल होते हैं। स्थानीय लोगों पर इसाक अपडेट पूछता है, अमेरिका चीन के पास हमारे ठिकानों को फैलाने के लिए, हमारे प्रशांत ठिकानों को बाहर निकालने के लिए दृढ़ संकल्पित है।
क्या ये चीनी मिसाइल कोर का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त होगा? बढ़िया सवाल। वर्षों से मूल रूप से पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में संपूर्ण अमेरिकी वायुसेना केवल दो ठिकानों पर केंद्रित थी। जापान के ओकिनावा में कडेना वायुसेना बेस पर लड़ाकू जेट, गुआम के एंडरसन एयरफोर्स बेस पर बमवर्षक और बड़े सहायक विमान। अनिवार्य रूप से इसके सभी अंडे दो टुकड़ियों में चीन यह जानता था। यही कारण है कि वर्षों के निर्माण के बाद चीनी रॉकेट बल के पास मुख्य भूमि चीन से कडेना और एंडरसन को मारने के लिए पर्याप्त रेंज के साथ लगभग 1300 जमीन से प्रक्षेपित मिसाइलें हैं। इसलिए अमेरिका अब बाहर हो रहा है। युद्धक विमानों और कर्मियों को क्षेत्र के अन्य ठिकानों पर पुनर्वितरित किया जा रहा है। ये निश्चित रूप से पीएलआर रॉकेट फोर्स के लिए एक त्वरित हमले में अमेरिकी सेना का सफाया करना कठिन बना देगा। बेशक फिर से चीन के रॉकेट बल का परीक्षण नहीं किया गया है। वे वास्तव में कितने सक्षम हैं, ये केवल एक संघर्ष में ही देखा जा सकता है। चीन एयरक्राफ्ट कैरियर किलर मिसाइल को विकसित करने में बहुत कुछ लगा रहा है। ये लगभग वैसा ही है जैसे वे हमें बता रहे हैं कि वे अमेरिका से लड़ना चाहते हैं। लेकिन याद रखें, पर कोई वास्तविक संघर्ष हुआ तो चीन के सभी पड़ोसियों को पता चल जाएगा कि ये है। हम या तो अमेरिकी पक्ष का समर्थन करते हैं या हम सभी हमेशा के लिए बीजिंग के अंगूठे के नीचे हैं। चीनी शासन समझता है कि संघर्ष उसके पक्ष में नहीं जाएगा। यही कारण है कि मैंने पहले उल्लेख किया था कि उनकी पसंदीदा रणनीति दूसरे देशों को बिना लड़े हार मानने के लिए मनाने की कोशिश करना है। वैसे बहुत आसान। आपके प्रश्न और आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। और अगर आप चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को दुनिया के सामने बेनकाब करने की लड़ाई में हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारी मदद करते हैं। या आप patreon.com/China अनसेंसर्ड पर चाइना अनसेंसर्ड 50 सेंट आर्मी में शामिल हो सकते हैं, या chinauncensored.locals.com। आपको हर एक के साथ अलग अलग फायदे मिलते हैं, इसलिए उन्हें देखें एक बार। फिर मैं क्रिस चैपल हूँ, फिर मिलते हैं।